सन ऑफ द स्टबल ऑनर। इसका फादर जो था स्टबल ऑनर था, कमजोर फैमिली से ताल्लुक रखता था, वीक फैमिली से ताल्लुक रखता था, पुअर था। और ये पोइट्री भी पहले इसीलिए करता है, पहले ये एक मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखता था, इसने फिजिशियन प्रैक्टिस की। उसके बाद इसका शौक पोइट्री का था, तो बतौर फिजिशियन काम करता रहा, उसमें भी अच्छी कामयाबी हासिल ना हुई। जब आपका दिल नहीं करता किसी काम को करने के लिए, तो आप अब कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो पहले इसने नॉलेज हासिल किया फिजिशियन का, तो उसके बाद ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग पोइट्री। फिर उसने पोइट्री की प्रैक्टिस शुरू कर दी, लिखनी। तो जॉन कीट्स ने अपने फादर की डेथ के बाद फिजिशियन भी काम किया, और उसके बाद वो उसमें कामयाब नहीं हुआ, तो इसने पोएम्स लिखना शुरू कर दी। तो पोएम्स, इसका भाई इसके ऊपर काफी पैसा लगाता है, तो उसे कहता है कि अब मुझे पैसों की जरूरत है, तो ये उसके लिए फिर पोएम्स लिखता है। ये 1818 की बात है, 1819 का जो इसका ईयर है उसमें बहुत कामयाब रहा है। उसमें इसने अपनी 6 बड़ी जबरदस्त ओड्स लिखी हैं। उन ओड्स के नाम मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा लेटर, तो ये नोट कर लें पॉइंट सारे। स्नैपशॉट लेने तो ले ले इसका। सन ऑफ द स्टबल ऑनर का बेटा था, पुअर हेल्थ एंड फेल्ट ही विल हैव अर्ली डेथ इन हिज लाइफ। क्योंकि ये बीमार रहता था, तो बीमारी की वजह से इसके भाई की, पहले इसकी मदर की ट्यूबरक्लोसिस से डेथ होती है, टीबी से। उसके बाद इसके भाई की भी डेथ हो जाती है। उसका नाम होता है टॉम कीट। टॉम कीट इसका फादर था, और आई थिंक जॉन था उसके, इसके ब्रदर का नाम आई थिंक टॉम ही था। टॉम इसके भाई का नाम था, तो उसकी डेथ हो जाती है टीबी की वजह से, और उससे भी ये परेशान होता है। मदर की, पहले फादर की डेथ हुई, वो घोड़े से गिर के उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद मतलब पहले इसकी मदर की डेथ हुई, फिर फादर की डेथ हुई, फिर इसके भाई की डेथ हुई, और ये खुद भी उसी से मरता है। और एक लड़की से प्यार करता है, फैनी ब्राउन, वो भी उसे छोड़ जाती है, क्योंकि ये वीक था, कमजोर भी था फाइनेंशियली, और साथ इसके पास पैसा भी नहीं है और हेल्थ भी ठीक नहीं है। तो फिर इसके बाद ये इटली चला जाता है। इटली में अपने दोस्त को लेके वहां पे जाता है। डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं कि तुम कुछ ऐसी जगह पे चले जाओ जहां का मौसम ठीक हो। तो ये कहता है कि मुझे इटली बहुत पसंद है, तो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो मुझे इटली ले जाए। तो वहां इटली में इसकी डेथ होती है। और उसके बाद इसकी, ये कहता है कि मेरी कब्र के ऊपर आपने लिख देना है कि हेयर लाइंग द वन हुज नेम इज रिटन इन द वाटर। क्योंकि हर बंदा इसके ऊपर क्रिटिसाइज करता था। जो ये पोएम लिखता, पब्लिश करवाता अपनी बुक, तो साथ ही क्रिटिक्स जो है इसे आड़े हाथों लेते, ये तो बच्चों वाली पोइट्री करता है, इसे तो पोइट्री आती नहीं है। यानी ये वो बंदा है जिसे अपनी लाइफ में बिल्कुल फेम नहीं मिला, लेकिन इसकी मौत के बाद जब लोगों ने इसको पढ़ा, ये तो बड़ी जबरदस्त पोइट्री कर गया है, इसने तो नेगेटिव कैपेबिलिटी इस्तेमाल की। क्रिटिक ने इसको फिर इसकी पोइट्री से चीजें निकाली। यानी वो काम जो दूसरे पोएट नहीं कर सके, इसने 3 सालों में मेयर वो कर दिया। 3 सालों में ऐसी ओड्स लिख गया है कि आज तक उस तरह की ओड्स नहीं कोई लिख सका, क्योंकि इसकी ओड्स जो हैं वो 5 सेंसेस को अपील करती हैं। किसको अपील करती हैं इसकी ओड? 5 सेंसेस। पेंटा सेंस उसे कहते हैं। अब पेंटा सेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, मैंने पहले भी बात की है। एनएलपी में हमारे यूज होती है VAK। वी का मतलब होता है विजुअल, ऑडिटरी जो सुनने को, और कैनेस्थेटिक होती है फीलिंग, मसल के अंदर फील करते हैं ना बाज़ औक़ात हम चीजें, वो उसे कहते हैं कैनेस्थेटिक। विजुअल, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक। अब इसके साथ साथ और भी 2 होती हैं। वो कौन कौन सी? एक होती है ऑल फैक्ट्री, ये चौथी है, और एक होती है 5वीं सेंस इंसान की, साइट की। ठीक है। और इसको हम, एक और होती है, उसको कहते हैं गस्टेटरी। गस्टेटरी जो सेंस होती है, इसको कहते हैं टेस्ट की। ये टेस्ट की, यानी दूसरे लफ्जों में इसको हम टेस्ट कह सकते हैं, गस्टेटरी को। इसको हम सूंघने की, जो स्मेल की, इसको हम स्मेलिंग सेंस कह सकते हैं। इसको हम विजुअल, देखने की, इसको हम सुनने की, इसको हम फीलिंग की। तो ये 5 सेंसेस को पोइट्री आप पढ़ती जाएंगी, और आप उसके मीनिंग देखें तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये मेरी साइट को कर रही है, ये मेरी हियरिंग को कर रही है, ये मेरे टेस्ट को कर रही है, ये मेरी फीलिंग को कर रही है, ये मेरी मतलब साइट को,
कर रही है। तो हर चीज डिफरेंट सेंस को अपील करेगी। पोएट्री की लाइनें हर सेंस को हमारी अपील करती हैं, इसलिए इस जैसी पोएट्री कहते कोई नहीं कर सका। पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज यंग, यंग था, माँ बाप की डेथ हो गई, मदर की डेथ हुई, फादर की डेथ घोड़े से गिर के हो गई, परेशान रहने लगा, इकोनॉमिकली परेशान हो गया, फिजिशियन का काम किया वो भी नहीं चला, फिर उसके बाद पोएट्री लिखनी शुरू कर दी, फिर बीमार हो गया बेचारा, फिर बिलवर छोड़ गई। तो ये सारी चीजें जो है उसको फिर एक बड़ा मेच्योर्ड पोएट बना देती हैं। देखिए इंसान कहाँ से सीखता है, हार्डशिप ना आए तो इंसान कभी सीख ना सके, इसलिए हार्डशिप अल्लाह ने बनाई है। वो कहता है ना, विलियम ब्लेक ने कहा कि गुड एंड बैड एंड हैप्पीनेस एंड वूज, दीज आर द सोल ऑफ ह्यूमन क्लॉथ, दीज आर द क्लॉथ ऑफ ह्यूमन सोल। ह्यूमन सोल की के ये क्लॉथ हैं, ये साइड बाय साइड चलते हैं। स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 18 एंड इल फेटेड एंगेजमेंट विद गर्ल। फैनी ब्राउन इसकी लाइफ में आती है, उसकी वजह से इसकी लाइफ काफी मुतासर होती है, ये उससे इन्फ्लुएंस होता है, उसकी मोहब्बत में पोइट्री भी ज्यादा से ज्यादा करता है, लेकिन वो इसे धोखा दे देती है क्योंकि वो ऐसे बंदे को अकोमोडेट नहीं कर सकती थी जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसका फ्यूचर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं। डाइड एट 1821, 1818 में इसके अपने भाई की डेथ होती है और उस दौरान ये पोएट्री भी गा रहा था। 1819 में इसने 6 ऑर्ड्स लिखी और बड़ी टॉप की यूनिवर्सल किस्म की ऑर्ड्स लिखी हैं। उनके नाम मैं इधर लिख देता हूं। सबसे पहली जो ऑर्ड है इसकी बड़ी जबरदस्त है, इसने लिखी ऑड टू ग्रेशियन अर्न, ये हम पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में है आई थिंक। दूसरी उसने लिखी ऑड टू इंडोलेंस, तीसरी इसने लिखी और टू मेलनकली, मेलनकली का मतलब क्या होता है, परेशानी। और टू नाइटिंगेल, मैं जस्ट इनके नाम लिख देता हूँ, और तो वैसे साथ सबके ही है। आगे और टू साइकी इसने लिखी, फिर और टू ऑटम इसने लिखी। तो अब ये जितनी भी इसकी 6 ऑर्ड्स हैं, बड़ी क्लासिक किस्म की ऑर्ड्स हैं, बड़ी जबरदस्त है। मैंने भी एक ऑर्ड लिखने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं लिख सका, इस जैसी नहीं लिख सका ये, क्योंकि 5 पेंटासेंस को अपील करती। बेसिकली ऑड का मीनिंग क्या होता है? ओड का मतलब होता है कि एक टॉपिक के ऊपर लिखना। ओड इज इट्स एंशिएंट वर्ड, it's a Greek word, and the meaning of odd is to write on one topic. You take one topic and you write on that topic. किसी सीरियस इशू के ऊपर लिखना उसको ऑड कहते हैं। You take a serious ऐसे राइटिंग मतलब you take a serious ऐसे में भी हम एक ही चीज को डिस्कस करते हैं। ऐसे में ऐसे और चीज है, ये पोइट्री है, क्योंकि पोइट्री की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर मीटर्स इस्तेमाल होते हैं, मेट्रिकल लैंग्वेज बाज़ औक़ात इस्तेमाल होती है, कोई कहीं पे थोड़ा सा हम रिदम जो है फ्लो को आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन उसमें तो वो तो एक टॉपिक होता है ना। ऐसे आप टॉपिक, ऐसे का मतलब होता है ट्राई करना, ऐसे का मतलब ये नहीं होता, ऑड का मतलब और ऐसे का और। ऐसे मीन टू ट्राई टू राइट समथिंग। सो यू राइट इन अ प्रोज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। Poetry is metrical language. There will be some meters, there will be some up beats, कुछ बीट्स भी हो सकती हैं अप डाउन की, कहीं पोइट थोड़ा सा, कहीं फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है। अब ऐसे में आप ऐसे में फिगर ऑफ स्पीच यूज करें तो आपका ऐसे किसी ने पढ़ना ही नहीं है कि ये क्या यूज कर दिया, क्योंकि उसकी लैंग्वेज सिंपल होती है, प्रोज की लैंग्वेज सिंपल होती है, पोइट्री की लैंग्वेज आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स होगी। आप पोएट्री के एक वर्ड में आपके सामने कहता हूं, वन में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड बी विलन। अब आपको क्या समझ आई इसमें? नथिंग, कुछ भी नहीं समझ आई। नहीं समझ आई? यस सर। लेकिन देखिए, वन में स्माइल एंड बी विलन, एक आदमी मेरे साथ इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा, मैं उसे इतना अच्छा समझता रहा और वो विलन निकला।
ये हैमलेट ने बोला था। हैमलेट जो है वो अपने अंकल के बारे में कहता है, और हैमलेट से दैट आई कंसीडर माय अंकल एंजल बट ही इज अ विलन, वन में स्माइल एंड बी विलन। तो इस तरह पोएट्री की लैंग्वेज जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, उसे वो इतनी जल्दी समझ नहीं आती जब उसका कॉन्टेक्स्ट आगे पीछे से नहीं समझते। Died at 1821 and met Fanny at 1818। 1818 में ये फैनी को मिला, 1818 में इसके भाई की डेथ हुई। 1818 के अंदर ये इन्फ्लुएंस होता है, और 1890 में 1819 में इतनी जबरदस्त पैशनेट होता है उसके लव में कि ये 6 और शानदार और लिख देता है। इसका मतलब है कि लव जो है इंसान को इन्फ्लुएंस करता है, लव इंसान को इन्फ्लुएंस करता है, और उसके अंदर अपनी ताकत होती है। उसके पैशन में इसने 6 ऑड्स लिख दी। मोस्ट ऑफ द पोएट्री इज रिटन बिटवीन 1818 एंड 1821। कहते हैं कि क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर इसको वक्त मिल जाता और ये जिंदा रहता तो ये शेक्सपियर के लेवल का पोएट होता। शेक्सपियर ने बहुत लंबी एज पाई थी, उसने एलिजाबेथन एज देखी, रेनेसेंस एज देखी, और 3 किंग देखे अपनी लाइफ में, लेकिन ये बेचारा तो सिर्फ 25 ईयर जिंदा रहा। लेकिन उस 25 ईयर के 3 साल के अरसे में वो लिख दिया कि क्लासिक बना दिया अपने वर्क को। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी अपीयर्स टू 5 सेंसेस। ही सेज दैट ब्यूटी ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। सो इफ यू वांट टू फाइंड ब्यूटी you must find truthness। so truth जो है वो ब्यूटी है और ब्यूटी ट्रूथ है। अगर कोई चीज ब्यूटीफुल है तो वो ट्रूथफुल भी होनी चाहिए, सिर्फ ब्यूटी से काम नहीं चलता। अपील टू 5 सेंसेस, ये हमारी 5 सेंसेस को, पेंटा सेंस को अपील करती है इसकी पोएट्री, इस तरह की पोएट्री करता है। फोकसेस ऑन द इमेजेस ऑफ द नाइटिंगेल्स एंड अर्न। अच्छा, एक अपनी पोएट्री में इसने एक टेक्निक इस्तेमाल की जो इसने एलिजाबेथन पोएट से ली थी। उसने रोमन ग्रीक्स का लिटरेचर जो है बड़े शौक से स्टडी किया, रोमन ग्रीक से इन्फ्लुएंस था। एक और पोएट से इन्फ्लुएंस था, उसका नाम है एडमंड स्पेंसर। किससे? स्पेंसर से बड़ा। एडमंड स्पेंसर एक एलिजाबेथन पोएट था और वो पोएट्री लिखता है, उसने फेरी क्वीन लिखी है और वो कलेक्शंस ऑफ उसमें उसकी पोएम्स हैं। उस पोएम के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं फेरी क्वीन के अंदर, और उसने उस वक्त की जो लिटरेरी जॉनरा है उसको उसने रिफ्लेक्ट किया है अपनी पोएट्री में कि एक नाइट होता है और वो अपनी क्वीन की हिफाजत करता है और एक लव और रोमांस सा बना के लिखी है। ये जब उसकी पोएट्री को पढ़ता है ये उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और ग्रीक लिटरेचर का ये उसकी ट्रांसलेशन पढ़ लेता था। इसे ग्रीक लैटिन ग्रीक्स नहीं आती थी, लेकिन ये उसकी ट्रांसलेशन पढ़ लेता था और उनसे इन्फ्लुएंस था जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स ने वो इन्फ्लुएंस हुआ शेक्सपियर से कुछ हद तक, और कुछ हद तक वो स्पेंसर से। शेक्सपियर से उसे एक टेक्निक मिल गई, उसे कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो वर्ड है वो कॉइन आउट किया था जॉन कीट्स ने। उससे पहले किसी को नहीं पता था कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि नेगेटिव कैपेबिलिटी पे एक असाइनमेंट भी आ जाती है। व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी? अब आप इसको 100 दफा भी पढ़ती रहें और आपको ये समझ नहीं आएगी, अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा। लेकिन मैं आपको इस तरह समझा दूंगा कि इसके बाद जब असाइनमेंट पढ़ोगी तो वो भी समझ आ जाएगी। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि निगेट कर देना अपनी पर्सनैलिटी को उस पोएट्री के अंदर से। जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो सारा फोकस उसके ऊपर चला जाए और उसी की दुनिया में चले जाओ, उसकी बातें करो, उसी के बारे में डिस्कस करो और उसी के होके रह जाओ। समझ आ गई कि जब आप अपनी पर्सनैलिटी को पोएट्री से निकाल देते हो। देखें, मैंने आपको कहा था कि मैं एक दिन आपसे बात कर रहा था कि ये मोबाइल है और इस मोबाइल को यूज मैं कर रहा हूं, मेरा नाम सर राणा है। अब मैं अगर अपने आप से स्टेप अवे होकर देखूं तो मैंने कहा था एक तीसरी चीज मुझे भी एक्सपीरियंस कर रही है, वो कोई अननोन फोर्स है जो मेरी बॉडी को चेंज कर रहा है। देयर इज थर्ड पावर एज वेल।
तो जब आप अपने आप को निकाल देते हो और पोएट्री ही पोएट्री रह जाती है, उसको कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। कि आप अपना आप ही ना डिस्कस करते जाओ पोएट्री के अंदर, रादर आप क्या करो, आप डिस्कस करो उस ऑब्जेक्ट को जिसके बारे में लिख रहे हो। नाइटिंगेल के ऊपर लिखा है तो नाइटिंगेल ही अंदर बोल रहा है। आटम के बारे में लिखा है तो आटम ही बोल रहा है, पोएट खुद नहीं है वहां पे इसके अंदर। मीन्स सबकॉन्शियस में कुछ लिखना। कॉन्शियसली आपने अपनी पर्सनैलिटी निकालनी है और उस ऑब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कस करना है, उसे कहते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। और इसको कॉइन आउट करने वाला भी यही है। अब आप उसको पढ़ोगे असाइनमेंट को तो आपको वो समझ आती जाएगी। हम साथ पढ़ेंगे, ये ऑड्स भी पढ़ेंगे, इसलिए हमें उसकी असाइनमेंट भी करनी आसान हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। इतनी आसान रोमांटिक पोएट्स को समझना इतना आसान नहीं है। और मैं आपको ओपनली कह रहा हूं, इसे हर बंदा पढ़ा भी नहीं सकता। नहीं तो आपको हर किसी की वहां पे लाइन टू लाइन टेक्स्ट ट्रांसलेशन मिल जाती। यहाँ पे बहुत बंदे पढ़ा रहे हैं लिटरेचर को, लेकिन उन्हें कहना जरा लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ाएं। अगर कोई पढ़ा भी रही है तो वो मेरी स्टूडेंट ही होगी, वो वहां पे वो मुझसे पढ़ के गई है तो वो वहां पे पढ़ा रही होगी। नहीं तो आपको मोस्टली लोग जो हैं वो उसकी समरी बताते हुए नजर आएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसलेट लाइन टू लाइन टेक्स्ट, स्पेशली रोमांटिक पोएट्स, क्योंकि वो हेलेनिज्म को डिस्कस करते हैं, वो ग्रीक को डिस्कस करते हैं, ग्रीक मिथोलॉजी को डिस्कस करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं, मेडिवल लिटरेचर को अंदर डाल देते हैं, अलूजन्स डाल देते हैं, एनाफोरा डालते हैं, और बहुत सारी चीजें जो एलिट्रेशन, एसोनेंस और लाइटिटीज, ऑक्सीमोरॉन्स और हाइपरबली, पैराडॉक्सेस, बहुत सारी चीज को जक्सटापोज कर देते हैं। They even juxtapose the new classical literature and medieval literature along with the romantic literature. उसको ऐसे juxtapose कर देते हैं, आमने सामने रख देते हैं। So focus on the image of the Nightingale and Urn. अगर वो लिखता है नाइटिंगेल के ऊपर तो नाइटिंगेल को ही डिस्कस कर रहा है, अर्न पे लिख रहा है ग्रेशियन अर्न तो ग्रेशियन अर्न ही डिस्कस हो रहा है, वहां पे पोएट खुद नहीं होता अंदर। ऐसे लगता है कि उसने अपनी पर्सनैलिटी को ओबे करके सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया। लो जी, नेगेट, अपने आप को नेगेट करना, एबिलिटी होना अपने अंदर के अपने आप को नेगेट करके सिर्फ ऑब्जेक्ट को लिखना जिस पे लिख रहा, नेगेटिव कैपेबिलिटी। इजीली डिफाइंड कर दिया, इजीली मैंने इसको डिफाइन कर दिया, आप इसको भूलोगे नहीं। अपनी पर्सनैलिटी को नेगेट करके सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में लिखने की अहलियत अगर आपके अंदर है तो आप नेगेटिव कैपेबिलिटी जानती हैं। और ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, अक्सर अपने आप को इन्फ्यूज कर देते थे, लेकिन जॉन कीट्स ने सिर्फ उस पोएट्री को ही डिस्कस किया जिसको किया। इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसके अंदर एक कैपेबिलिटी थी जिसे कहा जाता है नेगेटिव कैपेबिलिटी, NC, नेगेटिव के। उसको कॉइन आउट किसने किया था? जॉन कीट्स ने। जॉन कीट क्या है? यंगर रोमांटिक है। यंगर रोमांटिक में कौन कौन आते हैं? बैरन, लॉर्ड बैरन, पीबी शैली, और ये इनकी अर्ली डेथ हो गई। ले जी आगे देखें। Strive for the aesthetic objectivity, negative capability plus removing poet's personality from the poetry. वही चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी और इसको देख लें, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइव फॉर द, अब ये जितना भी अगर आप पोएट की लाइफ के बारे में लिखना है तो हर असाइनमेंट में ये पॉइंट जो एडजस्ट हो जाएंगे। मेरे लिए ऐसा बच्चा स्टूडेंट बड़ा मुझे अच्छा लगता है जो मेरे आइडिया सुन के अपने लफ्जों में लिख सकता है, जो मेरे आइडिया सुन के अपने लफ्जों में लिख सकता है, वो बड़ा कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है। और वो मेरे आइडियाज को ले, मैंने अगर इसके ऊपर 50 आर्टिकल पढ़े हैं तो उसका 50 आर्टिकल का टाइम बच जाएगा। जस्ट मेयर इनको देखना ही है, बना बनाया नॉलेज आपके सामने, आपका टाइम बच गया, आप इससे पॉइंट बना के असाइनमेंट जैसी मर्जी बना। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, वो मैं ये क्लेम करता हूं, वो कहते हैं हमारे पास बुक्स नहीं थी, हम पास हो गए आपके लेक्चर सुन।
स्ट्राइव फॉर एस्थेटिक ऑब्जेक्टिविटी। एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक मीन दैट अपील्स टू ब्यूटी। लव सेंस होती है हर इंसान के अंदर, एस्थेटिक दैट अपील्स टू ब्यूटी। जो एस्थेटिक सेंस क्या होती है? दैट अपील्स टू ब्यूटी, ब्यूटी को अपील करती है। हर इंसान के अंदर ये सेंस होती है, एस्थेटिक सेंस। वो किसी ना किसी फॉर्म में ब्यूटी को लाइक करता है, और ब्यूटी हर किसी की सब्जेक्टिव है। जो आपको ब्यूटी लग रही है वो हो मेरे लिए जीरो हो, जो मुझे ब्यूटी लग रही है वो आपके लिए जीरो हो। तो हर किसी की एस्थेटिक सेंस भी डिफरेंट होती है। आपको हो सकता है लिटरेचर अच्छा लगता हो, किसी और को पेंटिंग अच्छी लगती हो, किसी और को साइंस अच्छी लगती हो, किसी और को फिलॉसफी, किसी को एंथोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, बायोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी, बॉटनी। तो हर बंदे को उसकी सेंस डिफरेंट होती है किसी चीज को अपील करने की। स्ट्राइव फॉर एस्थेटिक सेंस, एस्थेटिक ऑब्जेक्टिविटी पे वो बिलीव करता था, इसके लिए स्ट्राइव करता था। वो ऐसा लिखता था जो एस्थेटिक ऑब्जेक्टिविटी शो करता था। नेगेटिव कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने के अंदर उसके पास कैपेबिलिटी थी कि वो अपनी पोएट्री, अपने आप, अपनी पर्सनैलिटी को नेगेट कर सकता था और अपनी पर्सनैलिटी को रिमूव करके सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में लिखता था जिसपे वो पोएट्री कर रहा है। मिसाल के तौर पर ग्रेशियन अर्न। अब अर्न के ऊपर लिख रहा है तो अर्न पे सारा फोकस, नाइटिंगेल पे लिख रहा है तो नाइटिंगेल पे फोकस, और आटम पे लिख रहा है तो आटम, सारा फोकस आटम के ऊपर। साइकी के ऊपर लिख रहा है तो सारी पोएट्री साइकी के ऊपर। मेलनकली पे लिख रहा है तो सारी पोएट्री मेलनकली के ऊपर। लें जी, इसकी समझ आ गई? ये सारी असाइनमेंट्स हैं। यस समझ सर। लें कि आप असाइनमेंट्स जो हैं वो आसानी से पढ़ लेंगी अगर इसको समझ लेंगी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट आपके एम्बिगुअस रह गए तो आपको वहां से असाइनमेंट भी समझ नहीं आएंगी। नेगेटिव कैपेबिलिटी की असाइनमेंट हर दफा आती है, 5 सेंसेस की असाइनमेंट हर दफा आती है। वो कहता है कि डिस्कस जॉन कीट्स एज अ पोएट हु अपील्स टू द 5 सेंसेस, पेंटासेंस। डिस्कस जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोएट। डिस्कस जॉन कीट एज अ प्योर पोएट। ये हम डिस्कस भी करेंगे आज कि प्योर पोएट वो कैसे बनता है। रिमूविंग डिस्कस जॉन कीट्स is the one who has used negative capability in his poetry। चलें जी, डिस्कस करें। दो पॉइंट भी, अगर दो लाइनें भी आप इन सारी पोएम्स की याद कर लेंगी ना, तो वो 2 यहाँ पे लगा के डिफाइन कर देना, 2 यहाँ पे लगा के डिफाइन कर देना। देखें उसने किस तरह से नेगेटिव कैपेबिलिटी इस्तेमाल की है। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एबिलिटी टू नेगेट हिज पर्सनैलिटी एंड राइट अबाउट द ऑब्जेक्ट। ये माउस है, माउस के ऊपर मैं लिख रहा हूं, तो माउस की जगह मैं अपनी तारीफें करता जाऊं तो माउस को तो मैंने डिस्कस नहीं किया। अगर मेरे अंदर एबिलिटी है कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को नेगेट कर दूं और सिर्फ इस पे फोकस रखूं और इसी के बारे में लिखूं, इसी को डिफाइन करूं, इसी की पोएट्री करूं, इसी के ऊपर सेंसेस इस्तेमाल करूं, 5 सेंसेस भी इसी के साथ रिलेट कर दूं, देन आई एम यूजिंग नेगेटिव कैपेबिलिटी। आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यस सर। वर्ड wrote six odd in 1819। मैंने आपको बताया कि 1818 में उसके भाई की डेथ हुई। 1818 में उसे फैनी ब्राउन मिली थी। फैनी ब्राउन से उसे प्यार हो गया था। फैनी ब्राउन से इतना प्यार करता था कि पैशनेटली उसने 1819 में 6 ऑड्स लिख दी। जब वो बीमार हुआ, 1821 में डेथ हुई थी, जब वो बीमार हुआ था तो फैनी ब्राउन को उसने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे साथ जाए, लेकिन वो नहीं गई। जॉन कीट्स की लाइफ के बारे में हमें उसके कुछ लेटर से पता चलता है, जो उसने लेटर्स अपने फ्रेंड को लिखे। वो बहुत सारे लेटर अपने दोस्त चार्ल्स ब्राउन को लिखता है। एक लेटर के अंदर वो डिस्कस करता है कि वो पोएट्री के बारे में उसका ख्याल क्या है। कहता है कि आई बिलीव इन द होलीनेस ऑफ द हार्ट एंड अफेक्शन ऑफ द हार्ट। उससे पता चलता है कि वो पोएट्री को, उसका बिलीव है, उसका मजहब है कि होलीनेस ऑफ हार्ट, कि जो भी गुडनेस है वो हार्ट से आती है, इमेजिनेशन हार्ट से रिलेटेड है। और ये सब कुछ वो कहता है कि फीलिंग्स, इमोशन, पैशन, फीलिंग्स जो है वो असल पोएट्री होती है। एक लेटर के अंदर वो ये बताता है
अपने ब्रदर को उसने लेटर लिखा, उसके अंदर डिफाइन किया कि पोइट्री जो है ऐसे इंसान को आनी चाहिए जैसे पत्तों के ऊपर नेचुरली लीव ग्रो होते हैं, यानी ट्रीज के ऊपर नेचुरली लीव्स ग्रो होते हैं। इसका मतलब यह है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, जैसे वर्ड्सवर्थ कहता है, उसको भी वो इंडोर्स करता है। जितने भी रोमांटिक पोएट्स हैं, चूंकि ये एज थी इंडिविजुअलिज्म की, चूंकि ये एज थी रोमांटिक एज थी, चूंकि ये फ्रीडम की, फ्रेटर्निटी की एज थी, गुडनेस की एज थी, इक्वालिटी की एज थी, और इसके अंदर डिस्कस की जा रही थी इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी, इंडिविजुअलिज्म। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि एक चीज सारे पोएट्स में कॉमन होगी, जितने भी रोमांटिक पोएट हैं वो इमेजिनेशन को बहुत वैल्यू देंगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी पोएट्री सबकी डिफरेंट है। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। आप जॉन कीट्स को ले लें तो ये इसके बारे में कहा जाता है ये प्योर पोएट था, वो किसी भी रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस नहीं था। वो कहता था पोएट्री फॉर पोएट्री सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक की बात होनी चाहिए। चूंकि ये आर्ट जो है, पोएट्री आर्ट की फील्ड है, तो हमें इसके अंदर आर्ट को ही, इसे आर्ट ही रहना देना चाहिए। इसे किसी रेवोल्यूशन से, किसी पॉलिटिकल वैल्यू से, किसी पॉलिटिकल मूवमेंट से, किसी रिलीजियस मूवमेंट से, किसी दूसरी मूवमेंट के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए। इसलिए इसने कोई भी मूवमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ अपनी पोएट्री। चलें जी, अब बात करते हैं कॉलरिज के बारे में। कॉलरिज जो है वो नेचर को सुपर नेचुरल मानता था कि उसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट होते हैं। वर्ड्सवर्थ उसको गॉड मानता था नेचर को। अब आ जाएं आप पीबी शैले पे। पीबी शैले एक रेवोल्यूशनरी पोएट था कि उसको उसके कंट्री से ही निकाल दिया गया। वो भी रेवोल्यूशन चाहता था, वो रेवोल्यूशन का हामी था। वर्ड्सवर्थ भी हामी था, विलियम ब्लेक भी हामी था। रेवोल्यूशन की वजह से वो जेल भी गया। तो इस सेंस में हम इसको ये भी डिफाइन कर सकेंगे कि ये वाहद ऐसा पोएट है जो प्योर पोएट ही था। किसी भी रेवोल्यूशन, किसी पॉलिटिकल मूवमेंट, किसी पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा नहीं बना, किसी प्रोपोगेशन का हिस्सा नहीं बना, किसी रिलीजियस मूवमेंट का हिस्सा नहीं बना, बल्कि पोएट्री को कहता है होलीनेस ऑफ द हार्ट। मेरा होलीनेस ऑफ हार्ट पे बिलीव है, अफेक्शन ऑफ हार्ट पे बिलीव है। जो कुछ दिल से निकलता है वो प्योर होता है। ब्यूटी ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, उसका मेन स्लोगन था। आई होप यू गॉट द पॉइंट। यहां तक कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको क्लियर ना हुआ हो? ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिए हैं। चार्ल्स ब्राउन उसका फ्रेंड था। सर यस सर, सारे क्लियर हो गए। क्या समझ आ गई है? देखिए, इसका स्नैपशॉट ले लें अगर लेना तो।